नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मुसव्विर सर और आप देख रहे हैं मुसव्विर साइंस क्लासेस। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, क्या आप कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर ऐसे भी जीव मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। जीव इतनी छोटी होती है कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। क्या है कि इन्हीं सूक्ष्म जीवों में कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं। यह दही बनाने, दवाइयाँ तैयार करने, कृषि में उर्वरता बढ़ाने तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। वही कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हैजा हो गया, टाइफाइड, मलेरिया और अन्य कई बीमारियां फैलाती है। इसीलिए इन्हें हमारे मित्र और शत्रु दोनों कहा जा सकता है। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं, सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे बन जाते हैं, इन इनसे होने वाली बीमारियों से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, अपनी कॉपी और पेन लेकर आप तैयार रहिए और इन अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को क्या करते हैं, अध्याय को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अध्याय क्या है कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु है। आज पढ़ने वाले हैं क्या, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु क्या है कि सूक्ष्म जीवों से हमें क्या फायदा होती है, हमें सूक्ष्म जीवों से क्या लाभ या हानि होती है, ये सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव क्या होता है। सूक्ष्म जीव सुनिएगा इधर, ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सूक्ष्म जीव क्या है, कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कि ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। वह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। देखिए क्या है कि ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें हम खुली आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि ब्रेड पर उगने वाले जो कवक होते हैं, आप क्या है कि ब्रेड में देखे होंगे कि एक ब्लेक जैसी लेयर चढ़ जाती है। वो किसका लेयर होता है, कवक का लेयर होता है। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या है, इतना छोटा जीव होता है कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते। जैसे कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अलगी हो गया, ये सब सारे जीवों को हम क्या करते हैं, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसी केवल हम क्या कर पाते हैं, सूक्ष्मदर्शी की यंत्र के माध्यम से ही हम देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। क्या है कि सूक्ष्म जीव है जो ये चार मुख्य वर्गों में उसको क्या किया, बांट दिया गया। पहला क्या है, पहला है जीवाणु, जिसका इंग्लिश क्या होता है, बैक्टीरिया। जीवाणु हो गया, कवक और प्रोटोजोआ, और 4 नंबर में क्या है, शैवाल। ये सब सारे क्या है, सूक्ष्म जीवों की मुख्य चार वर्ग है। अब यही वर्ग के बारे में हमको क्या करना है, विस्तार से जानना है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या है कि विषाणु वायरस, विषाणु वायरस वायरस भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यह केवल परपोषी में ही क्या होते हैं, गुणन करते हैं। क्या होते हैं, आपको पता है कि जो वायरस होता है ना, वो वायरस भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वह अन्य सूक्ष्म जीवों से ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यह केवल क्या होते हैं, परपोषी की गुणन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विषाणु वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं,
परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। यह केवल परपोषी में ही क्या करते हैं, गुणन करते हैं। यहाँ पे क्या हो दिया है कि जीवाणु, पौधों, जंतु, कोशिका सभी में क्या करते हैं, गुणन करते हैं। जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु क्या होते हैं, पौधे हो यह जंतु हो, सारे सबके कोशिकाओं में क्या करते हैं, वो गुणन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सूक्ष्म जीव है और उनका नाम है और उनका क्या है, विवरण है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जीवाणु जीवाणु ये क्या करता है, ये स्पाइरल जीवाणु होते हैं, छड़नुमा जीवाणु होते हैं। ये क्या होते हैं कि यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिससे क्या होता है, टाइफाइड एवं क्षय रोग होता है। ये जीवाणु से क्या होता है, ये जीवाणु जो होता है ये क्या हो सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, स्पाइरल जीवाणु भी बोल सकते हैं, यह छड़नुमा जीवाणु भी हो सकते हैं। ये विवरण में क्या है कि यह एक कोशिकीय जीव होती है। यह जीवाणु से क्या होता है, टाइफाइड होता है एवं क्षय रोग होती है। और आगे क्या है कि प्रोटोजोआ, क्या है, प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं, अमीबा होते हैं और पैरामेशियम होते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इससे क्या होता है कि अतिसार तथा मलेरिया रोग होता है, किससे, प्रोटोजोआ से। क्या होता है, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामेशियम होते हैं, उनका नाम है, और यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। यह इससे क्या होता है कि अतिसार तथा मलेरिया रोग होता है। और आगे क्या है कि कवक, क्या है, कवक, कवक क्या है कि राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलियम, ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। शैवाल क्या है, क्लेमाइडोमोनास, और क्या है, स्पाइरोगाइरा, ये भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम क्या कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं। क्या है कि विषाणु, वायरस, वायरस भी क्या होते हैं, एक सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यह केवल क्या होती है, परपोषी में ही क्या करते हैं, गुणन करते हैं। और क्या करते हैं कि ये जो जीवाणु होते हैं, ये पौधे हो चाहे जंतु हो, दोनों की कोशिकाओं में क्या करते हैं, गुणन करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म एक साइड सूक्ष्म जीव दिया हुआ है, एक साइड उनका नाम दिया हुआ है, एक साइड उनका क्या है, विवरण दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है कि पहले में दिया हुआ है कि जीवाणु, जीवाणु का नाम क्या है, स्पाइरल जीवाणु बोल सकते हैं या छड़नुमा जीवाणु बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इनका विवरण क्या है, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं और इससे क्या होती है, टाइफाइड क्षय रोग होती है। और दूसरा में क्या है, दूसरा में है क्या, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, अमीबा, पैरामेशियम, यह भी एक क्या होते हैं, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। इससे कौन सी बीमारी होती है, अतिसार और मलेरिया रोग होती है। और तीसरा में क्या है, कवक। कवक क्या है कि कवक का नाम क्या है, राइजोपस और पेनिसिलियम। क्या है, पेनिसिलियम का, ये राइजोपस और पेनिसिलियम, ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और 4 नंबर में क्या है, सेवाल। सेवाल क्या है, सेवाल का नाम क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। और क्या है, स्पाइरोगाइरा, ये भी क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे क्या है, यहाँ क्या है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सुनिए मेरी बात को, क्या है कि क्या है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। चाहे बर्फीली जगह हो, चाहे उष्मन जगह हो जहाँ गर्म स्थल हो, चाहे क्या होती है, मरु स्थल होती है या दलदली वाली क्षेत्र होते हैं, सभी जगह क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव हर जगह क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। चाहे क्या है, चाहे बर्फीली क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे ये गर्मी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे मरुस्थल या दलदली वाली क्षेत्र क्यों ना हो, सारी जगह क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। इनका उपयोग निम्न कार्यों में होता है। इनका उपयोग क्या होता है, निम्न कार्यों में होता है। पहला कार्य क्या है कि दही, ब्रेड एवं केक बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। देखिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग क्या होता है, दही या ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। यह बड़े मात्रा में जब आप अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और पर्यावरण को स्वच्छ स्वच्छ साफ सुथरा रखने में भी किया जाता है। और क्या किया जाता है, औषधि
निर्माण में भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। और आगे क्या है कि मृदा एवं उर्वरता में वृद्धि करने में क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। आपको बताए हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हर जगह रहते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं, चाहे बर्फीली जगह हो या उष्ण जगह हो, उष्ण जगह या मरुस्थल, दलदल, ये सभी जगह क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। अब क्या है कि मित्रवत सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। इनका उपयोग क्या होता है, निम्न कार्यों में होता है। पहला कार्य क्या है, पहला कार्य है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही बनाने या ब्रेड बनाने या केक बनाने में क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और दूसरा में क्या है कि अल्कोहल, अल्कोहल के निर्माण में भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। और 4 नंबर में क्या है, औषधि निर्माण में भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। और 5 नंबर में क्या है कि मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पता होगा कि हमारी जो जो क्या होता है, दूध से दही बनता है। उस दूध में, दही में क्या होता है कि एक लैक्टोबैसिलस नामक क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जो दूध को दही में बदल देते हैं। जो क्या करते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं। दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, दूध को दही में क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब दूसरा पॉइंट है क्या है कि ईस्ट, ईस्ट एक प्रकार का क्या है, कवक है, जो खाद्य पदार्थ को क्या कर देता है, फुला देता है। क्या किया जाता है, जो ईस्ट होता है, जो खमीर होता है, यह एक प्रकार का कवक होता है, जो खाद्य पदार्थ को क्या कर देता है, फुला देता है। और तीसरा में क्या है कि बेकिंग उद्योग, बेकिंग उद्योग में क्या किया जाता है, ईस्ट का उपयोग करके ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाने में क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। और आगे क्या है कि जब मैदे में चुटकी भर ईस्ट डालकर उसे गूंद लेते हैं, तब ईस्ट की तीव्रता में क्या होती है, जनन करके श्वसन, श्वसन के बाद वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, छोड़ता है। गैस के बुलबुले क्या होते हैं, खमीर के में जो खमीर खमीर वाले जो मैदे को क्या करता है, आयतन को बढ़ा देता है। यही कारण क्या होता है कि जो ये पूरी वगैरह या किसी अन्य चीजों में आप क्या करते हैं, बेकिंग उद्योग का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, छोड़ते हैं। तो वो गैस क्या होती है, बुलबुले खमीर में क्या होते हैं, वो बुलबुले खमीर वाले मेदे में आयतन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक क्या होते हैं, एक जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जो दूध को दही में बदल देते हैं, जो क्या करते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ईस्ट, खमीर, यह एक प्रकार का कवक है, जो खाद्य पदार्थ को क्या कर देता है, फुला देता है। क्या करता है, खाद्य पदार्थ को फुला देता है। खाद्य पदार्थों को भुला ये क्या कर देता है, फुला देता है। और क्या है कि बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग करके ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाने में क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। और क्या है कि 4 वाला जो पॉइंट में क्या है कि जब मैदे में चुटकी भर क्या करेंगे, ईस्ट लेंगे, ईस्ट को डालकर उसे गूंद लेते हैं, तब यह ईस्ट की तीव्रता से जनन करके श्वसन के बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। गैस छोड़ते हैं, गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यही कारण क्या होता है कि जो आप जिस मैदे को बनाते हैं, वो मैदे क्या होते हैं, अच्छे तरीके से फूल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, क्या है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, इसमें क्या होता है कि बड़े स्तर पर क्या होता है, इन पर बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड बनाने में क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। क्या है कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग में क्या होता है कि जब आप बड़े स्तर पर क्या करते हैं, अल्कोहल को बनाते हैं या शराब बनाते हैं या एसिटिक एसिड बनाते हैं, उस पर क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि जब बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, आगे
आगे क्या है, देखिएगा यहाँ पे भी पॉइंट है, क्या है कि गेहूं चावल, क्या है कि गेहूं चावल फूलों की रस आदि में क्या होता है, शर्करा होती है। जब इनमें ईस्ट मिलाते हैं तब ये क्या होती है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल शराब क्या की जाती है, बनाई जाती है। अब यहाँ पे क्या आप पूछ सकते हैं कि सर किण्वन होता क्या है, ये किण्वन हमको समझ में नहीं आया कि किण्वन होता क्या है। अब यहाँ पे हम समझाते हैं, आप गौर से इस चीजों को क्या करना है, आपको सुनना है। क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से, क्या है कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देता है, वही क्या कहलाता है, किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या करता है कि जो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होती है, किण्वन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से सुनिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देता है, वही क्या है, किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इतना बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वही यहाँ पे क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में बदलता है, वह किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या होती है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, आप क्या बोल सकते हैं, किण्वन। किण्वन की जो प्रक्रिया है, इस पर क्या होती है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या है कि सूक्ष्म जीव के औषधीय उपयोग, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। अब क्या है कि औषधि मतलब क्या होता है, जो दवाई वगैरह बनाते हैं, उस क्या होता है कि यहाँ पे जीवाणु तथा कवक से अनेक प्रकार की क्या की जाती है, औषधियां बनाई जाती है। क्या किया जाता है कि जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, उससे अनेक प्रकार की क्या की जाती है, दवाई वगैरह बनाई जाती है। पहला में क्या है कि प्रतिजैविक में क्या है कि ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, या उनकी वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यहाँ पे प्रतिजैविक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि ऐसी औषधियां, क्या होती है, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, या उनकी वृद्धि को रोक देता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ जैसे क्या है कि टेट्रासाइक्लिन है, क्या है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और क्या है कि एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन है। ये सब सारे क्या है, प्रतिजैविक है। यहाँ पे क्या है कि जो प्रतिजैविक, यहाँ पे क्या है, प्रतिजैविक जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या कि ऐसी औषधियां, क्या है, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, वह प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। यहाँ पे क्या है कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, पहला में क्या है, टेट्रासाइक्लिन, और दूसरा में क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और तीसरा में क्या है कि एरिथ्रोमाइसिन है। ये तीन जो है क्या है, प्रतिजैविक है। क्या है, प्रतिजैविक है। इतनी बात आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब आइए क्या है कि आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब क्या है कि सावधानियां, क्या है, सावधानियां, ये क्या है कि सावधानियां हमें किस तरह से बीमारियों वगैरह से रखना चाहिए, या जो प्रतिजैविक आप दवाइयां वगैरह खाती है, हमें कैसे खाना चाहिए, हमें कैसे नहीं खाना चाहिए, किसकी सलाह से खाना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में क्या है कि सावधानियां हैं। अगर प्रतिजैविक दवाई आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आपके शरीर में क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना, जानना पड़ेगा कि प्रतिजैविक दवाई जो हम खाते हैं, किसकी सलाह से खाना चाहिए, हमें कैसे कैसे खाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला पॉइंट में क्या है कि हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि हमें जो हम प्रतिजैविक जो दवाई ले रहे हैं, वो हमें डॉक्टर की ही सलाह से हमें उस दवाई को लेनी चाहिए, और उस दवाइयों का क्या करना चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। और दूसरा में क्या है कि आवश्यकता होने पर ही क्या करें, आप प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए।
जब आपको आवश्यकता होगा तभी आप क्या करें, प्रतिजैविक दवाई लें, अन्यथा वो दवाई को क्या करें, ना लें। ये हो गया। अब क्या है कि अब तीसरा में क्या है, यहाँ पे क्या है कि आवश्यकता होने पर ही इनकी दवाई का लेना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि भविष्य में कम प्रभावी होते हैं। अगर आप क्या करेंगे, आवश्यकता के अनुसार नहीं लेंगे तो आपकी भविष्य में क्या हो सकता है, कोई भी परेशानी की सामना आपको पड़ सकता है। अब क्या है कि अनावश्यक रूप से इन दवाइयों के सेवन से लाभकारी क्या होते हैं, जीवाणु मर जाते हैं। आप क्या करते हैं कि जो प्रतिजैविक दवाइयाँ होती हैं, उस प्रतिजैविक दवाइयों को आप क्या करेंगे कि ज़्यादा मात्रा में लेंगे शरीर में, तो आपके शरीर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो सूक्ष्म जीवों वो क्या करेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद वाली जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मर जाएँगे। तो अगर मर जाएँगे तो आपके शरीर में क्या हो सकता है कि प्रभाव पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला में क्या है कि हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और दवाइयों का पूरा कोर्स करनी चाहिए। आप क्या करेंगे, पहला में क्या है कि जब आप प्रतिजैविक कोई भी दवाई लेंगे तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के सलाह पर ही क्या करना, वह दवाई लेना है और दवाइयों का क्या करना है, पूरा कोर्स करना है। और दूसरा में क्या है कि आवश्यकता होने पर ही इन दवाइयों को लेना चाहिए, अन्यथा ये भविष्य में कम प्रभावी होते हैं। ये क्या है कि आपकी आवश्यकता होगी तभी आप क्या कहते हैं, ये दवाई को आपको क्या करना है, लेना है, अन्यथा क्या होगा कि आपके भविष्य में ये क्या होगा, कम प्रभावशील होंगे। अब तीसरा में क्या है कि अनावश्यक रूप से इन दवाइयों के सेवन से लाभकारी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्या करती हैं, आप प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग अगर ज़्यादा करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके शरीर में, इस पर क्या हो सकता है, वो मर सकता है। अगर वो मरेगा क्या होगा, आपके शरीर में बहुत सारे इफेक्ट पड़ने लगेंगे। यही कारण है कि हमें प्रतिजैविक जो दवाई हम लेते हैं वह डॉक्टर के ही सलाह से हमें क्या करना चाहिए, लेनी चाहिए। यहाँ पे नोट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि सर्वप्रथम एलेक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, ने फफूंद कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई थी। क्या की थी कि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फफूंद कवक से उन्होंने क्या किया था कि पेनिसिलिन, क्या किया था, पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई थी। कौन बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या किया था उन्होंने, पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाया बनाया थे बनाई थी। यहाँ पे क्या है कि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई थी। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आइए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि वैक्सीन टीका। वैक्सीन टीका क्या है, ये वैक्सीन हम क्या कहते हैं, बच्चे में देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे को क्या किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। या आप देखे होंगे कि जब कोरोना वायरस आता है, कोरोना वायरस आया था, उस दौरान भी क्या किया गया था कि बहुत सारे व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया गया था, ताकि वो जो वायरस से जो बीमारियां फैल रही है, उस वायरस को भी क्या किया जा सके, रोका जा सके। देखिए वैक्सीन में क्या होता है कि रोग कारक मृत एवं निष्क्रिय सूक्ष्म जीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करे, वह रोग कारक को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए क्या होती है, बनी रहती है। क्या होती है, सदा के लिए बनी रहती है। इसी इसी मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। देखिए वैक्सीन फिर समझा देते हैं, रिवीजन कर देते हैं, क्या होता है वैक्सीन। रोग कारक मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने को प्रतिरक्षी उत्पन्न करे, रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिजैविक हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। इसी मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, इसी सूक्ष्म जीवों को वैक्सीन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, वैक्सीन में क्या किया जाता है कि आपके शरीर में पहले से ही इंजेक्शन के माध्यम से बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को प्रवेश किया कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई शरीर में आकर आपके शरीर में कोई वायरस वगैरह प्रवेश करता है तो उससे क्या कर सके, उसको मार सके। अगर आपके शरीर में क्या होगा कि ये जो वायरस होते हैं, ये वैक्सीन नहीं अगर लगाएंगे तो वायरस मौजूद नहीं होगा, तो वह वायरस को क्या करेगा, वह नष्ट नहीं कर पाएगा। यही कारण हम क्या करते हैं, क्या वैक्सीन को लगाते हैं। वैक्सीन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि यहाँ पे सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, 1798 में
चेचक का वैक्सीन बनाया था। किसका वैक्सीन बनाया था? चेचक का वैक्सीन कब बनाया था? 1798 ईस्वी में क्या किया था? चेचक का वैक्सीन बनाया। जैसे हैजा हो गया, चेचक, हेपेटाइट्स आदि अनेक बीमारियों को क्या किया जा सकता है? इस वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अनेक बीमारियों को इस वैक्सीन से, जैसे हैजा हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइट्स हो गए आदि अन्य बीमारियों को क्या किया जा सकता है? इस वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन जो होता है वो क्या होते हैं? रोग कारक जो मृत होते हैं, वह निष्क्रिय सूक्ष्म जीव क्या किया जाता है? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ताकि क्या हो सके कि जो शरीर की जो कोशिका है वह उसी अनुसार क्या करे? लड़ने को प्रतिरक्षी उत्पन्न करे, वह रोग को नष्ट कर देती है। वही क्या होती है? प्रतिरक्षी, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं? सदा के लिए बनी रहती है। इसी मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर 1798 में चेचक की वैक्सीन बनाया था। इससे क्या हो सकता है कि ये जो चेचक का वैक्सीन बनाया था ना, इससे क्या हो सकता है कि जो हैजा है, चेचक है, टाइफाइड है या अन्य जो रोग होते हैं उस बीमारियों को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आइए हम देखते हैं क्या आगे क्या है। यहाँ पे क्या है कि हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है कि हानिकारक सूक्ष्म जीव वे जीव जो मनुष्य, जंतु तथा पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं, ये हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है कि हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीव वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, ये हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखो, सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होता है कि वे जीव जो मनुष्य, जंतु तथा पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं, यह हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या करता है कि मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पौधे होते हैं, उस पर क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। उसी को क्या कहा जाता है? हानिकारक सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अब क्या है कि संचरणीय रोग। संचरणीय रोग क्या, रोग से क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि संचरणीय रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से रोग जब वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है तो इससे संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा हो गया, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स आदि संचरणीय रोग होते हैं। क्या है कि आपको समझ में नहीं आया होगा क्या संचरणीय रोग क्या होता है? देखिए, हम समझाते हैं कि संचरणीय रोग क्या है। संचरणीय रोग वह रोग होता है जो क्या होता है कि वह जो व्यक्ति होते हैं जो रोग से संक्रमित होते हैं, वह स्वस्थ व्यक्ति में क्या होते हैं? उसको छूने से उस व्यक्ति को हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति को हो जाता है। वही रोग क्या कहलाता है? संचरणीय रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संचरणीय रोग। इतना तक बात आपको विस्तार रूप से समझ में आ गया होगा। क्या है कि किसी संक्रमित व्यक्ति से रोग जब वायु या जल या भोजन या कायिक संपर्क या कोई भी संपर्क हो तो वह स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, वही क्या है? संचरणीय रोग है। जिस तरह हो गया, उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है? हैजा। हैजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स आदि, ये सब सारे क्या है? संचरणीय रोग है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आइए आगे का टॉपिक क्या है देखते हैं। यहाँ पे है रोग वाहक। क्या है? रोग वाहक वे जीव जो रोगाणु को एक स्थान से दूसरी स्थान तक ले जाती है, उन्हें रोगवाहक कहा जाता है। जैसे घरेलू मक्खी हो गया, मादा एनाफिलीज हो गया, मादा एडिस हो गया, ये सब सारी क्या करती हैं कि दूसरे के शरीर की जो बीमारी होती है वह दूसरे के शरीर में क्या करता है? उस बीमारी को फैला देता है। वही क्या कहलाता है? रोगवाहक कहलाता है। वे जीव जो रोगाणु को एक स्थान से दूसरी स्थान तक क्या करते हैं? ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रोगवाहक कहा जाता है। जैसे घरेलू मक्खी हो गया, मादा एनाफिलिस हो गया, मादा एडिस हो गया, ये सब सारे क्या है? रोगवाहक है। यहाँ पे क्या है कि रोगवाहक का नाम दिया हुआ है। रोगवाहक का क्या है? नाम दिया हुआ है। रोगवाहक और रोगाणु और क्या है? रोग। यहाँ पे क्या है कि मादा एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस की रंग पर क्या मौजूद होता है? वह क्या होते हैं? वहां पे प्लाज्मोडियम होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम। इससे ये कौन बीमारी फैलाती है? मलेरिया फैलाती है। ये क्या फैलाती है? मलेरिया। और मादा एडिस ये क्या करती है? उनकी डेंगू वायरस होती है, उन पर क्या होती है? डेंगू वायरस होती है। वही डेंगू वायरस से हमें क्या होता है? डेंगू की बीमारी होती है। अब क्या है कि घरेलू मक्खी
घर वगैरह में आप जो मक्खी वगैरह देखते हैं वही क्या है, घरेलू मक्खी है। वो क्या करता है, संदूषित जल, गंदे जल से क्या करती है, पेट में दर्द हो सकती है, पेट में दर्द, और शरीर सर में क्या हो सकती है, दर्द हो सकती है, बुखार आदि, इससे क्या होता है, ये घरेलू मक्खी से हमें होता है। यहाँ तक आपको रोग वाहक को समझ में आ गया होगा। रोग वाहक, और एक बार रिवीजन कर देते हैं, रोग वाहक वह जीव होता है, वे जीव होते हैं जो रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वही क्या कहलाता है, रोग वाहक होता है। उदाहरण के लिए घरेलू मक्खी हो गया, मादा एनाफिलिस हो गया, मादा एडिस हो गया, ये सब सारे क्या है, रोग वाहक है। क्या है, रोग वाहक है, रोग वाहक है। अब क्या है कि डेंगू व मलेरिया का, मलेरिया की रोकथाम, क्या है, मलेरिया की, डेंगू मलेरिया की रोकथाम। पहला में क्या है कि हमें मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, इससे हमें कैसे बचना चाहिए, हमें अपने आप को कैसे बचाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए कि पहले में हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी को कहीं पर भी क्या करना चाहिए, रुका नहीं रहने देना चाहिए। और दूसरा में क्या है कि कूलर में पानी हर 2-3 दिन में क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। या आप आसपास के स्थान को क्या करना है, आपको स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है। आप जब सोते हैं उस दौरान आप क्या करें, मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। ये है, ये क्या है कि मलेरिया या डेंगू से क्या है, आप बच सकते हैं। पहला में क्या है कि हमें पानी को कहीं भी रुका रहने नहीं देना चाहिए, और क्या है कि कूलर में पानी हर 2-3 दिन में क्या करना चाहिए, बदल देनी चाहिए। और तीसरा में क्या है कि आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। और 4 नंबर में क्या है, हमें मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। ये है आपके डेंगू और मलेरिया से बचने का उपाय, रोकथाम। इससे आप ऐसे आप कर सकते हैं, आपको बीमारी ये मलेरिया डेंगू नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा अपनाएंगे नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डेंगू और मलेरिया का शिकार बन सकते हैं। अब क्या है कि आगे अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। क्या है कि सूक्ष्म जीव में, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। क्या है कि पहला क्या है, क्षय रोग। क्या है, क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है वह किससे होता है, जीवाणु से होता है। वह किससे होता है, जीवाणु से। ये क्या होता है, ये वायु के माध्यम से क्या होता है, फैलता है। इससे ये वायु के माध्यम से क्षय रोग जो होता है ना, वह जीवाणु से होता है, वह वायु के माध्यम से क्या होता है, फैलता है। और आगे क्या है कि खसरा। खसरा जो बीमारी होता है ये क्या होता है, वायु के माध्यम, ये वायरस के माध्यम से होता है। ये किसके माध्यम से फैलता है, वायु के माध्यम से फैलता है। और चिकन पॉक्स है, ये चिकन पॉक्स भी क्या होता है, वायरस होता है। ये वायु के सीधे संपर्क में होते हैं, ये क्या होते हैं, वायु के सीधे संपर्क में होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि पोलियो। पोलियो क्या है, ये भी वायरस से होता है। ये भी क्या करता है कि वायरस के ही दो, ये वायु के ही माध्यम से क्या होता है, फैलता है। और इससे, ये बीमारी से हमें बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से क्या रखना, अलग रखना। और रोगी की व्यक्तियों वस्तुओं को क्या करना, अलग रखना, और उचित समय पर उनका क्या करना, टीकाकरण करना। देखिए, ये सब बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को क्या होता है, क्षय रोग होता है, या खसरा होता है, या चिकन पॉक्स होता है, या पोलियो होता है, ये वायु के संपर्क में क्या होता है, फैल जाती है। ये क्या होती है, वायु के संपर्क में फैल जाती है। इससे हमें बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति को ये सब बीमारी है उसको क्या है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी बनाए रखना पड़ेगा। और क्या, और दूसरा क्या करना है कि उनका जो इस्तेमाल किया हुआ जो सामान होता है उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उनकी पी हुई भोजन या उनकी खाया हुआ जो भोजन होता है या पिया हुआ जो जल होता है उनका भी क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। और उसे क्या करना है कि उचित समय पर क्या करना है, उसको टीकाकरण कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप यहाँ पे क्या है कि हैजा, हैजा जो बीमारी होता है ये जीवाणु से होता है। ये किससे होता है, जीवाणु से। ये जो हैजा होता है ये फैलता है किसके माध्यम से, जल और भोजन के माध्यम से क्या होता है, फैलता है। और यहाँ पे क्या है कि टाइफाइड, ये टाइफाइड भी जीवाणु होते हैं, इसलिए किसके माध्यम से फैलते हैं, जल के माध्यम से क्या होते हैं, फैलते हैं। और इससे बचाए रखने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। भली भांति पके भोजन, उबले हुए पिए जल एवं टीकाकरण करना पड़ेगा। कि अगर हैजा या टाइफाइड से आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छे तरीके से स्वच्छता रहना पड़ेगा, स्वच्छता अच्छे तरीके से स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि आपके जो आसपास जो भोजन वगैरह जो खाते हैं, आप क्या करें, उस भोजन को उबाल कर खाएं। और जो पानी पीते हैं उस चीजों को भी क्या करें, उबाल कर पिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस हैजा हो गया टाइफाइड से आप बच सकते हैं। अब क्या है कि हेपेटाइट्स ए, हेपेटाइट्स ए ये क्या होते हैं, वायरस होते हैं।
ये वायरस क्या होता है, ये जल के माध्यम से फैलता है। इसे बचाए रखने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उबले हुए पेयजल को क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, ये क्या होती है, वायरस होती है, ये जल के माध्यम से क्या होता है, फैलता है। इससे बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उबले हुए जल को पीना पड़ेगा और उनका क्या करना है, टीकाकरण करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये क्या होता है, प्रोटोजुआ से होता है। ये किसके माध्यम से फैलता है, मच्छर वगैरह से क्या होता है, मच्छर से क्या होता है, फैलता है। अगर आपको मलेरिया से बचना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग या कीटनाशक का क्या करना पड़ेगा, छिड़काव, या मच्छर का प्रजनन को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो जल होता है वह स्थान पर क्या करना, एकत्र नहीं होने देना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो मानव में क्या होते हैं, सामान्य रूप से ये जो बीमारियां वगैरह होती हैं, ये बीमारियां किस वायरस या जीवाणु से होते हैं और किसके माध्यम से फैलती हैं और हमें कैसे कैसे है इस बीमारियों से बचना है, ये सब सारी चीजों को हम क्या किए, बता दिए। अब आइए आगे क्या है, आगे है क्या, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। क्या है कि जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, क्या है, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। सुनिएगा मेरी बात को, क्या है कि सूक्ष्म जीव जंतुओं में अनेक प्रकार की क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जंतुओं में अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या हो गया, एंथ्रेक्स रोग जो गाय वगैरह में होता है, खुर में यह मुंह की रोग आदि होती है। ये क्या होती है कि गाय की एंथ्रेक्स में होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। ये किसको होता है, गाय की खुर या मुंह में क्या होता है, ये रोग होता है। और पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू, गन्ना, संतरा इत्यादि पौधे में क्या होते हैं, रोग क्या होते हैं, फैल जाते हैं। वहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सूक्ष्म अन्य रोग जो होती है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पादप है और ये पादप का रोग है, और यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म जीव और संचरण संचरण का तरीका। यहाँ पे क्या है कि जैसे नींबू कैंसर हो गया, ये जीवाणु के माध्यम से होता है, ये वायु के माध्यम से क्या करता है, फैलता है। और ये गेहूं की जो रस्ट होती है, ये क्या होता है, ये कवक होता है, ये वायु एवं बीजों के माध्यम से क्या होता है, फैलता है। और दूसरा में क्या है कि भिंडी की जो पित्त होती है, ये इसमें भी क्या होता है, वायरस होता है। ये क्या होती है, कीट वगैरह, कीड़े मकोड़े के माध्यम से क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक विषाक्तन, खाद विषाक्तन। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। खाद्य विषाक्तन क्या होता है कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन को क्या कर देती है, जहरीला बना देती है। क्या कर देती है, हमारे भोजन को जहरीला बना देती है। उसी को क्या कहा जाता है, खाद्य विषाक्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषाक्तन, खाद्य विषाक्तन कहा जाता है। खाद्य विषाक्तन क्या होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। वो क्या है, खाद्य विषाक्तन है। अब खाद्य परिरक्षण क्या है, खाद्य परिरक्षण क्या होता है कि भोजन को संदूषित करने वाले सूक्ष्म जीव, भोजन को संदूषित करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। खाद्य परिरक्षण क्या होता है कि ये भोजन को संदूषित करने वाले जो सूक्ष्म जीवों से क्या करना, बचाना, वही क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। खाद्य परिरक्षण कहलाता है। यहाँ पे खाद्य परिरक्षण के तरीके क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है कि खाद्य परिरक्षण के तरीके, पहला तरीका क्या है कि रासायनिक उपाय, आचार में सोडियम बेंजोएट मिलाकर क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जा सकता है। रासायनिक उपयोग क्या है कि आचार में सोडियम बेंजोएट मिलाकर आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नमक में क्या है कि आम, आंवला, इमली में आप क्या कर सकते हैं, नमक मिला सकते हैं। चीनी में क्या होता है, जेम होता है, जेली हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं, चीनी मिलाकर आप उपयोग कर सकते हैं। तेल एवं सिरका में क्या कर सकते हैं कि जो सब्जियां, फल, मछली, मांस के का जो परिरक्षण होता है। और क्या होता है कि गर्म एवं ठंडा दूध को क्या करना है कि 70 डिग्री सेल्सियस में उबाल कर उसे 15 से 30 सेकंड तक रख देना है। और फिर क्या होता है कि 6 नंबर में क्या होता है, भंडारण एवं पैकिंग होता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पश्चरीकरण। क्या है, पश्चरीकरण। पश्चरीकरण में क्या होता है कि दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक क्या करना, गर्म करके एकांक ठंडा कर थैलियों में पैकिंग करना पश्चरीकरण कहलाता है। ऐसे करने से हानिकारक सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। देखिए पश्चरीकरण क्या होता है कि दूध को आपको क्या करना है, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर
15 से 30 सेकंड तक क्या करना है, गर्म करना है। एकांक ठंडा करके उसको थैलियों में क्या करना है, पैक करना है। पैक करना है, वही क्या कहलाता है, पश्चीकरण कहलाता है। ऐसे करने से क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्या होती है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन पर क्या होता है, जो वृद्धि होता है वो रुक जाते हैं। क्या होती है, रुक जाती है। अब फिर सुनिए कि पश्चीकरण क्या होता है, दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके एकांक ठंडा थैलियों में पैक करना पश्चीकरण कहलाता है। ऐसे करने से क्या होता है कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है, वही क्या है, पश्चीकरण है। वही क्या है, पश्चीकरण। आप यहाँ पे लास्ट टॉपिक क्या है, नाइट्रोजन चक्र। क्या है, नाइट्रोजन चक्र। यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि हमारे वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। आपको पता है कि 78% हमारे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 21% है। और क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% है। ये है कि नाइट्रोजन की क्या है कि तादाद क्या होता है कि वायुमंडल में ज्यादा है। क्या है, 78% क्या है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। जो सभी सजीवों का आवश्यक घटक है, यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि में पाए जाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर रखने के चक्र को ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्रण कहते हैं। नाइट्रोजन चक्रण क्या होता है कि वायुमंडल में 78% क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। जो सभी जीवों को आवश्यक घटक प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि में पाए जाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर रखने की जो चक्र होती है उसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन चक्रण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस चक्र को समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन से क्या होता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो जीवाणु एवं नीले हरे जो शैवाल क्या होते हैं, स्थिरीकरण होते हैं। ये स्थिरीकरण से फिर यहाँ पे क्या होता है कि जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन यौगिक में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। फिर वो क्या होता है कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का जो यौगिक होता है, यह यौगिक को क्या करता है, जो प्लांट द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब फिर यहाँ पे इससे आगे क्या होता है कि ये प्लांट को जंतुओं द्वारा क्या किया जाता है, उस पौधे को खाना बना लेता है। जंतु क्या करता है, उस प्लांट को अपने खाना बना लिया। तब फिर वो जंतु क्या करता है, उत्सर्जन करता है। एवं मृत जब मर जाती है उससे भी क्या होता है, वो नाइट्रोजन का अपशिष्ट पदार्थ निकलती है। और इससे जब फिर यहाँ पे आके कहाँ मिल जाती है, मिट्टी में उपस्थित हो जाती है। ये नाइट्रोजन फिर क्या होती है कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक गैस से नाइट्रोजन में फिर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर ये परिवर्तित होकर फिर कहाँ पे मिल जाता है, ये नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन में क्या होता है, मिल जाता है। यहाँ पे क्या है कि आपको और एक पॉइंट है कि ये जो आप कभी देखे हैं कि जो जमीन वगैरह में भूकंप आता है उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। चाहे ये क्या होती है कि बादल जब चमकती है, गड़गड़ाती है, उस दौरान भी क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। यहाँ तक आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करें कि मसवी साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तब हम यही तक क्या करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से जितना भी चीज़ है, हर चीज़ क्या है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक हम क्लास को रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।